पिछले वीडियो में हमने तीन प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में चर्चा की थी। यानी संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। और हमने इन तीनों ही मामलों में सीधे पिरामिड का उदाहरण लिया था, यानी ऐसा पिरामिड जिसमें आधार पर उत्पादकों को और शीर्ष पर तृतीयक उपभोक्ताओं को रखने पर आधार भाग चौड़ा मिलता है और शीर्ष भाग संकरा मिलता है। इस वीडियो में हम उल्टे पिरामिड के बारे में समझेंगे, जिनमें आधार भाग तो सकरा होता है लेकिन शीर्ष भाग चौड़ा होता है। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि तीन प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों में से ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है, लेकिन संख्या का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड उल्टे हो सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि संख्या का उल्टा पिरामिड कब बनता है। तो संख्या का उल्टा पिरामिड सामान्यतः तब बनता है जब एक उत्पादक से कई उपभोक्ताओं को भोजन और आश्रय इत्यादि प्राप्त होते हैं। जैसे किसी वन में एक बड़ा वृक्ष विभिन्न प्रकार के हजारों छोटे छोटे जीवों, कीटों, चींटियों, पक्षियों इत्यादि का पोषण कर सकता है और उन्हें आश्रय प्रदान कर सकता है। इसका मतलब यहाँ उत्पादक की तुलना में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या निश्चित रूप से अधिक होती है। इसलिए यदि हम इस पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक पारिस्थितिक पिरामिड बनाएं जिसमें आधार भाग में उत्पादकों को रखें, तो हमें कुछ इस तरह का पिरामिड मिलता है। हम देख सकते हैं कि यह एक उल्टा पिरामिड है और इसका कारण यह है कि यहाँ उत्पादकों की संख्या बहुत कम है। हमने वन में एक बड़े वृक्ष का जो उदाहरण लिया है उसमें केवल एक उत्पादक है, यानी यह बड़ा वृक्ष है, जबकि इस उत्पादक पर निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता जीवों यानी कीटों, पक्षियों इत्यादि की संख्या काफ़ी अधिक है। इसलिए जब हम आधार भाग से अगले पोषण स्तर में यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें ऊपरी भाग चौड़ा मिलता है, जिससे यह एक उल्टा संख्या पिरामिड बन जाता है। अब चलिए समझते हैं कि बायोमास का उल्टा पिरामिड कब बनता है। तो बायोमास का उल्टा पिरामिड हमें प्रायः समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में देखने को मिलता है, जहां फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इन पादप प्लवकों को जू प्लैंक्टन यानी प्राणी प्लवक खाते हैं, यानी ये प्राणी प्लवक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद इन प्राणी प्लवकों को छोटी मछलियां खाती हैं, इसलिए हम इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और फिर इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, यानी ये बड़ी मछलियां तृतीयक उपभोक्ता होती हैं। अब यदि हम इन जीवों के बायोमास की गणना करें तो हमें फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवकों का बायोमास सबसे कम मिलेगा, और यह तर्क संगत भी है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी मछलियों जैसे शार्क या व्हेल मछली का बायोमास सबसे अधिक मिलेगा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम उत्पादकों के पोषण स्तर से ऊपर की ओर तृतीयक उपभोक्ताओं के पोषण स्तर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों का बायोमास क्रमशः बढ़ता जाएगा। अब यदि इस आधार पर एक पारिस्थितिक पिरामिड बनाया जाए जिसमें आधार भाग में उत्पादकों को और शीर्ष भाग में तृतीयक उपभोक्ताओं को रखें, तो हमें बायोमास का एक उल्टा पिरामिड मिलता है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ उत्पादक पिरामिड के सबसे निचले पोषण स्तर पर है और उनका बायोमास सबसे कम है। ऊपर के पोषण स्तरों पर जाने पर बायोमास क्रमशः बढ़ता जाता है और बड़ी मछलियाँ जो पिरामिड के सबसे ऊपरी पोषण स्तर पर हैं, उनका बायोमास सबसे अधिक है। इस प्रकार यह बायोमास का एक उल्टा पिरामिड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप इन पारिस्थितिक पिरामिडों के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इन पारिस्थितिक पिरामिडों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कई जीव ऐसे हैं जिन्हें दो अलग अलग पोषण स्तरों जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ पक्षी जैसे हमारे घरों के आसपास मिलने वाली गौरैया जब खेतों से अनाज को खाती है तब वह प्राथमिक उपभोक्ता होती है, लेकिन जब वह कीटों को खाती है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता होती है। इसी तरह हम मनुष्य भी जब पेड़ों से प्राप्त होने वाले भोजन को खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, लेकिन यदि हम मांसाहारी भोजन कर रहे हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। लेकिन पारिस्थितिक पिरामिडों में किसी भी जीव को केवल किसी एक ही पोषण स्तर पर रखा जा सकता है, जो कि इन पिरामिडों की एक प्रमुख सीमा है। पारिस्थितिक पिरामिडों की दूसरी सीमा यह है कि इनमें सेप्रोफाइट्स यानी
मृत जीवियों या कवकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि ये जीव पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। इसी तरह ये पारिस्थितिक पिरामिड फूड वेब यानी खाद्य जाल की बजाय फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखलाओं पर आधारित होते हैं, जबकि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में हमें साधारण खाद्य श्रृंखलाएं शायद ही कभी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यह विभिन्न पोषण स्तरों के बीच होने वाली एक बहुत ही जटिल अंतःक्रिया होती है। वास्तव में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में हमें खाद्य जाल ही मिलते हैं, इसलिए पारिस्थितिक पिरामिडों का खाद्य जाल की बजाय खाद्य श्रृंखलाओं पर आधारित होना भी इन पिरामिडों की एक प्रमुख सीमा है।